गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, आज मैं आपको अर्थशास्त्र के कक्षा 10वीं के अध्याय 3 मुद्रा और साख के विषय में बतलाना चाहूँगा। इस अध्याय को स्पष्ट करना चाहूँगा। सबसे पहले आपको मुद्रा के विषय में जानना होगा और इसके पश्चात साख क्या है इसको समझाया जाएगा। आप इस चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जब मुद्रा अस्तित्व में नहीं थी तब लोग किस प्रकार से वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करते थे। इस अध्याय को जानने से पहले सबसे पहले कुछ मूल बातों को, कुछ अवधारणाओं को, कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। इसमें आप देखिए तो एक शब्द है विनिमय, जिसको इंग्लिश में एक्सचेंज कहते हैं। तो सबसे पहले आपको इस विनिमय शब्द को समझना पड़ेगा कि विनिमय का तात्पर्य क्या हुआ। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सचेंज। तो इसमें आप लिख लीजिए कि दो पक्षों के बीच होने वाले वस्तुओं और सेवाओं के अथवा धन के आदान प्रदान को या आपस में होने वाले आदान प्रदान को विनिमय कहते हैं। तो मूल बात समझ में क्या आई इस परिभाषा के बाद कि दो पक्ष होते हैं जिनके बीच आपसी लेन देन होता है, ये प्रक्रिया विनिमय कहलाती है। अब प्रश्न उठता है कि मानव सभ्यता के विकास से ही क्या मुद्रा अस्तित्व में आई? क्या मुद्रा दो पक्षों के बीच लेन देन के लिए, जैसा कि आज वर्तमान में है, वो माध्यम थी? जी नहीं। मुद्रा के पहले क्या प्रचलन में था उसको जानना आवश्यक होगा। तो आप यह जान लें कि जब मुद्रा अस्तित्व में नहीं थी तो दो पक्षों के बीच वस्तुओं अथवा सेवाओं का लेन देन का आदान प्रदान का माध्यम वस्तु होती थी, जिसे हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं, बार्टर सिस्टम कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली। इस चित्र में आप देखिए ध्यान से कि यहाँ इस चित्र में दर्शाया गया है कि लोग आपस में देखिए लेन देन दो पक्ष कर रहे हैं, जिसमें वस्तुओं के माध्यम से ये सामने दिखाया गया है कि ये देखिए सामने ये केला है और दूसरी तरफ ये पुस्तक है, यानी केले और पुस्तक के माध्यम से ये आपस में विनिमय की प्रक्रिया हो रही है। इसी तरह से देखिए ये टीवी है और ये चिकन दिखाया गया है। तो इस तरह से विनिमय की प्रक्रिया जो है आपस में वस्तुओं के माध्यम से होती थी, जिसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते थे। बहुत दिनों तक मानव के समाज में, लोगों के रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लेन देन में ये वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। और यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, 25-30 साल पहले अगर आप देखेंगे और पता करेंगे तो आप पाएंगे कि गांव में वस्तु विनिमय प्रणाली बड़े पैमाने पर होती थी, जिसमें किसान लोग अपने उपज का ही भाग ले जा कर के अनाज के माध्यम से ही दुकानों पर दे कर के सामग्री गांव में क्रय करते थे। आज भी आप कई जगह पर देखेंगे कि लोग गेहूं, चावल, चना, सरसों, मटर, आलू, प्याज जो भी उनके यहाँ पैदा होता है, कभी कभी उसी के माध्यम से लोग आदान प्रदान करते हैं। अब ये वस्तु विनिमय प्रणाली जब लागू थी तो इससे कई समस्याएं पैदा हुई, जिसे कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ। जो कठिनाइयाँ, समस्याएं पैदा हुई तो
उस कारण से मुद्रा का अभ्युदय हुआ। आइए हम देखते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली जो थी, वो वस्तु विनिमय प्रणाली की क्या प्रमुख कठिनाई थी। तो सबसे पहली कठिनाई आप देखिए, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव। इसको आप जानने के लिए आप देखिए, आपकी पुस्तक में भी यहाँ दर्शाया गया है, लिखा गया है। आप देखेंगे कि आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, ये देखिए इसमें दर्शाया गया है कि क्या हुआ। ये इस चित्र को आप देखिए ध्यान से, इस चित्र को देखिए और तत्पश्चात इस व्यक्ति के चित्र को देखिए, दोनों के आपसी संवाद को देखिए। और फिर ये आपका तीसरा चित्र है, इसको देखिए। इस पूरे टॉपिक को जब आप पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगा कि आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का तात्पर्य क्या हुआ। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि जैसे एक व्यक्ति जिसके पास जूते हैं और दूसरा व्यक्ति जिसके पास गेहूं है। अब पहला व्यक्ति जिसके पास जूता है वो उसे गेहूं की आवश्यकता है। अब वो गेहूं वाले के पास जाता है और कहता है भाई मुझे गेहूं दीजिए, मैं इसके बदले में आपको जूते देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन गेहूं देने वाले को जूते की आवश्यकता नहीं है, उसे चावल की आवश्यकता है। अब उन दूसरे व्यक्ति को ऐसे व्यक्तियों की किसी तीसरे की तलाश करनी होगी जिसको गेहूं की आवश्यकता हो और वह जूते की आवश्यकता हो, और वह चावल के बदले जूता ले सके और चावल दे सके। तो इस तरह से तीसरे व्यक्ति की तलाश करनी पड़ेगी, जिससे कई समस्याएं पैदा होती थी। तो इस तरह से दो पक्षों के बीच वस्तुओं से वस्तुओं के आदान प्रदान के माध्यम में दोहरे संयोग का अभाव हो जाता था, जिस कारण से ये समस्याएं पैदा होती थी वस्तु विनिमय प्रणाली में। अब देखिए लिखा है इसमें, लास्ट पैराग्राफ देखिए कि इसकी तुलना में ऐसी अर्थव्यवस्था जहां मुद्रा का प्रयोग होता है, मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की ज़रूरत को खत्म कर देती है। इसलिए आपने देखा कि जब दोहरे संयोग की परेशानी पैदा हुई तो उसमें मुद्रा ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। दूसरा जो इसमें पॉइंट है वस्तु विनिमय प्रणाली का, कि सामान्य मूल्य के मापन का अभाव, एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। जैसे किसी वस्तु को आप क्रय करने जाते हैं तो उसकी एक कीमत रुपए में व्यक्त होती है। जैसे आप पेन लेने गए, पेंसिल लेने गए, कंप्यूटर लेने गए, लैपटॉप लेने गए, मोबाइल लेने गए, आलू लेने गए, प्याज लेने गए, कापी, किताब, फ्रीज, कूलर, टीवी, साइकिल, कोई भी चीज़ आप क्रय करने बाज़ार में जाते हैं तो सीधे उसका मूल्य किस में व्यक्त किया जाता है? मुद्रा में। इतने हज़ार की है, इतने रुपए की है, इतने सैकड़े की है, इतने हज़ार की है, इतने लाख की है, इतने करोड़ की है। तो रुपए में ही सामान्यतया आसानी से उसकी मूल्य, उसकी वैल्यू की अभिव्यक्ति कर दी जाती है। वस्तु विनिमय प्रणाली में सबसे बड़ी समस्या थी कि एक सामान्य मूल्य में कैसे बताया जाए। जैसे मान लो को आप गए फ्रिज लेने, तो वो कैसे व्यक्त करेगा? अगर वस्तु विनिमय प्रणाली मान लो लागू है तो क्या कहेगा? एक फ्रिज बराबर 10 क्विंटल गेहूँ, 5 क्विंटल चावल, 12 क्विंटल गेहूँ आलू या 6 क्विंटल सरसों। इस तरह से अनेक वस्तुओं में उसको बतलाना पड़ेगा, जिससे कठिनाई पैदा होगी, सामान्य मूल्य का मापन हो नहीं पाएगा। तो इस तरह से वस्तु विनिमय प्रणाली की एक दूसरी ये समस्या पैदा होती थी। तीसरा था लैक ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स। वस्तु विनिमय प्रणाली में एक सबसे बड़ी समस्या थी, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि 1 क्विंटल गेहूँ बराबर 1 बकरी, 1 गोट का विनिमय मूल्य जो है 1 बोरे या 100 किलो गेहूं है। अब मान लीजिए किसी को 50 किलो गेहूं लेना होगा, तो क्या वो आधी बकरी क्रय करेगा? या किसी को 25 किलो गेहूं लेना होगा तो क्या वो चौथाई बकरी क्रय करेगा?
बकरी को 4 टुकड़ों में काट करके दिया जाएगा, स्प्लिट नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, डिवाइड नहीं किया जा सकता वस्तु। तो इस तरह से लैक ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स, वस्तुओं की अविभाज्यता, एक तीसरी सबसे बड़ी समस्या वस्तु विनिमय प्रणाली की थी। चौथी जो सबसे बड़ी समस्या वस्तु विनिमय प्रणाली थी उसमें था बार्टर सिस्टम की डिफ़िकल्टी इन डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट का मतलब होता है कि ऐसे भुगतान जो भविष्य में किए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, जैसे मैं ही हूँ, तो महीने भर कार्य कर लेता हूँ, इसके बाद मुझे भुगतान किया जाता है। प्रतिदिन जो है मेरा भुगतान नहीं हो पाता है, महीने के अंत में किया जाता है। इस तरह से तुम देखते हो कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि लोग सामान दुकानों से ले आते हैं और भविष्य में भुगतान करते हैं, या इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि कई बार बैंक से लोन लेते हैं। कई सारी चीज़ें हम लोन लेके क्रय कर लेते हैं और डिफ़र्ड पेमेंट के अंतर्गत इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे करके हम भुगतान करते हैं। तो इस तरह से मुद्रा के माध्यम से जब विनिमय प्रक्रिया होती है, विनिमय की क्रिया संपादित होती है, तो भावी भुगतानों को हम आसानी से कर पाते हैं, जो वस्तु विनिमय में नहीं हो पाता। इसी तरह से प्रॉब्लम ऑफ स्टोरिंग वैल्यू और वेल्थ। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति प्रतिदिन 100 रुपये का दूध बेचता है और 75 रुपये वो अपने रोज़ की ज़िंदगी पर, रोज़ की रोज़मर्रा की जो उसकी आवश्यकताएं हैं उस पर वो खर्च करता है, 25 रुपया वो बचाता जाता है। तो इस तरह से महीने में मान लीजिए 25 के हिसाब से वो 600-700 रुपये बचा लिया। लेकिन क्या अगर दूध के माध्यम से ही होता तो क्या वह 25% 100 रुपये के दूध या 1/4 दूध रोज़ बचाता जाता, तो क्या वह दूध सुरक्षित रह पाता? तो नहीं, स्टोर करके रखा नहीं जा सकता है। जबकि वस्तुओं में, मुद्रा विनिमय में वस्तुओं को हम बेच करके उसके एक भाग को मुद्रा के रूप में स्टोर करके रख सकते हैं, संपत्ति हम बना सकते हैं मुद्रा के माध्यम से। तो इस तरह से मूल्य अथवा धन के संचय की समस्या वस्तु विनिमय प्रणाली में थी। तो इस तरह से मोटे तौर पर यदि हम देखें तो वस्तु विनिमय प्रणाली की 5 प्रमुख कठिनाइयाँ थीं, जिनके कारण मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में लोगों द्वारा स्वीकार की गई और वह लेन देन की प्रणाली में माध्यम बनी। तो पहला रहा, इसको एक बार ध्यान से लिख लीजिए कि वस्तु विनिमय प्रणाली की क्या कठिनाइयाँ थी। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव। दूसरा जो समस्या थी वो था एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, एक सामान्य मूल्य के मापन का अभाव था, जिसको बताया मैंने। तीसरा जो था जो समस्या थी वो थी लैक ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स, वस्तुओं की अविभाज्यता, यानी हम वस्तुओं को टुकड़े टुकड़े में कर करके हर वस्तु को विनिमय प्रक्रिया में संपादित नहीं कर सकते विनिमय के माध्यम के रूप में, जिसमें हमने आपको बकरी और गेहूं का उदाहरण दिया, जिसको वस्तुओं की अविभाज्यता कहते हैं। ये समस्या के कारण वस्तु विनिमय की एक प्रमुख समस्या पैदा हुई। फिर है डिफर्ड पेमेंट, डिफ़िकल्टी इन डिफर्ड पेमेंट, वस्तु विनिमय प्रणाली में भावी भुगतानों को करने में अनेक समस्याएं पैदा होती थीं जो मुद्रा विनिमय में नहीं होती हैं। ऐसे भुगतान जिनको हम भविष्य में करते हैं वह मुद्रा के माध्यम से आसानी से संपादित की जाती हैं, लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में डिफर्ड पेमेंट, भावी भुगतानों को करने में बड़ी कठिनाई होती थी। और 5वीं जो सबसे प्रमुख समस्या थी, प्रॉब्लम ऑफ स्टोरिंग वैल्यू और वेल्थ, धन के संचय, संपत्ति के संचय, मूल्य के संचय में एक बहुत बड़ी कठिनाई पैदा होती थी। जैसा हमने उदाहरण दूध का दिया, दूध बेच करके थोड़ा थोड़ा पैसा बचा करके आप ढेर सारा संचय कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा दूध बचा करके आप दूध का संचय नहीं कर सकते। या कोई भी वस्तु हो, ख़ास करके जो नष्ट होने वाली हैं, ख़राब होने वाली हैं, ऐसी वस्तुओं को, और सामान्यतः अधिकांश वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनको थोड़ा थोड़ा स्टोर करके अगर आप रख दीजिए लंबे समय तक तो वो ख़राब हो जाएंगी, लेकिन बेच करके पैसा उनमें से कुछ बचा के रख करके आप धन को इकट्ठा कर सकते हैं। तो इस तरह से ये 5 प्रमुख कठिनाइयाँ थीं वस्तु विनिमय प्रणाली की, जिसके कारण मुद्रा विनिमय का आविष्कार हुआ, मुद्रा विनिमय अस्तित्व में आया और आज मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया। आज के लिए इतना ही।